हे गाइस, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने। अ डस्ट ऑफ स्नो ये पोएम बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन इसकी जो डीप मीनिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, यहीं से एग्जाम में आएगा। सबसे पहली बात, हमारी दुनिया में अंधविश्वासियों की कोई कमी नहीं है। हमारे जो दुनिया है ना, ये अंधविश्वासियों से भरा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ सुपरस्टिशन की एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मतलब आज तो गिर लो भाई, आज तो कुछ कांड होने वाला है, आज कुछ बुरा तो जरूर होगा। चमाइला तुम्हारे बाप का रोड है साली, सुपरस्टिशन 14। और अगर पाम में खुजली हो रही है तो आज तो पैसा ही पैसा होगा। और बताऊं, वैसे अगर तुम्हें भी कोई सुपरस्टिशन ऐसे एग्जांपल के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सपोज मैं किसी एक्स आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ एंड अचानक से वो एक्स आदमी वहीं पे आ जाए, इसका मतलब वो एक्स आदमी जो है ना वो 100 साल जीने वाला है। मतलब हम हेल्दी डाइट फॉलो करने वाले लोग तो गधे हैं, उनको तो ऐसे ही वरदान मिल गया। भाई देखो, अभी मैं अंधविश्वास के बारे में तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो तुम्हारा पोएम है अ डस्ट ऑफ स्नो, ये कुछ अंधविश्वासों को तोड़ने वाली है। चलो पोएम को स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हिमलॉक ट्री, मतलब कि जिस तरह एक कौवे ने गिराया, क्या गिराया? अ डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला गया है, स्नो क्यों नहीं बोला गया है? देखो, तुम यूजुअली जो फ्रीजर में आइस जमाते हो ना, वो पूरा सॉलिड होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर तुम कोई कोल्ड प्लेस जाओगे, जैसे कश्मीर जाओगे या कोई और शिमला विमला जाओगे ना, तो वहां तुम देखोगे वो जो स्नो होता है ना वो डस्ट के फॉर्म में होता है। जैसे सैंड होता है ना वैसा ही होता है, लेकिन वो जमा हुआ होता है। कैसे, मतलब समझ में आ रहा है ना? मूवीज में तो देखी ही होगी। तो उसी तरह एक आदमी ना ऐसे चल के जा रहा होता है। कौन होता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया होते हैं। वैसे चल के जा रहे होते हैं, तभी सामने में एक हेमलॉक ट्री होता है। वो जब हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे होते हैं, तभी ऊपर में एक कौवा आके बैठता है। और वो जैसे ही बैठता है, तो जैसे ही बैठेगा तो हिलेगा ना, ब्रांच हिलता है और वहां से स्नो जो होता है वो उनके ऊपर गिर जाता है। फिर क्या होता है बताता हूँ। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे दैट आई हैव र्यूड। मतलब कि इस इंसिडेंस की वजह से, कौन सा इंसिडेंस? ये जो क्रो आता है, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, और वो जैसे ही बैठता है तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो होता है वो पोएट के ऊपर जाके गिरता है। ये जो इंसिडेंस होता है ना, इस इंसिडेंस की वजह से जो पोएट होते हैं ना वो बहुत ज्यादा, उनका मूड चेंज हो जाता है। मतलब पहले जो थे ना वो पोएट बहुत ज्यादा गुस्सा में थे, उनका मूड बहुत ज्यादा खराब था। हो सकता है गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया होगा, या फिर बॉस ने सैलरी काट लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। आज के जमाने में तो बहुत कुछ होता है। तो जो पोएट होते हैं वो सैड होकर जा रहे होते हैं, और फिर ये जो इंसिडेंस होता है, जो क्रो की वजह से, जो हेमलॉक ट्री की वजह से, जो बर्फ की वजह से, स्नो, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से जो इंसिडेंस होता है, ये उनके मूड को चेंज कर देता है। पहले वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं, बहुत ज्यादा उनका मूड खराब होता है, लेकिन ये जो इंसिडेंस होता है ये उनके मूड को चेंज कर देता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड इसी इंसिडेंस की वजह से वो जो अपना आने वाला टाइम वेस्ट करने वाले थे उस दिन का, वो बचा लेते हैं। अब उनका मूड अच्छा हो गया तो वो कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, है ना? अब तुम लोग सोच रहे होगे इसमें अंधविश्वास किधर है, क्या बात कर रहे हो? स्टार्टिंग में क्या बकवास किया, अंधविश्वास का तो रोल ही नहीं है इधर। अरे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। यहाँ पे उनका दिन अच्छा कौन किया? क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने। ऑब्वियसली स्नो ने भी, तो स्नो को नेग्लेक्ट करते हैं, उसका काम नहीं है। क्रो और हेमलॉक ट्री। सबसे पहले क्रो को लेते हैं। क्या क्रो एक ऐसा बर्ड है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, या जिसके बारे में तुम सोचोगे तो तुम एकदम अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे? नहीं ना। क्रो के बारे में तुम जब भी सोचते हो तो तुम्हें क्या ख्याल आता है कि शमशान घाट के ऊपर क्रो उड़ रहे हैं, या फिर कोई मूवीज में भी तुम देखते होगे नेगेटिव इंपैक्ट करता है बेसिकली क्रो। क्रो को हम अच्छे जगहों पे यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव जगहों पे यूज करते हैं। अच्छी जगहों पे हम क्या लेते हैं? हमने पिकॉक ले लिया या फिर कोई और अच्छी बर्ड्स को ले लिया, राइट? हम लोग क्रो को तो कभी नहीं लेते हैं। तो हमारे जो पोएट है ना वो इस स्टीरियोटाइप या फिर तुम कह सकते हो अंधविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं कि जब एक क्रो उनका मूड अच्छा कर सकता है तो फिर क्रो को हम नेगेटिव रोल में क्यों लेते हैं? बस यही नहीं, जो हेमलॉक ट्री है ना वो कोई नॉर्मल सा ट्री नहीं है, वो एक पॉइजनस ट्री है। भले ही उसके ऊपर व्हाइट फ्लावर आता है, लेकिन वो जो ट्री है ना वो पॉइजनस ट्री है। यहाँ पे पोएट क्रिसमस ट्री भी ले सकते थे या कोई और अच्छा सा ट्री ले सकते थे, राइट? लेकिन उन्होंने क्या लिया? हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस ट्री। हालांकि यहाँ पे फिर वही होता है, वो जो ट्री होता है, उस ट्री के ऊपर जो स्नो होता है, उसके वजह से जो पोएट का मूड अच्छा हो जाता है। बेसिकली उस ट्री की वजह से पोएट का मूड अच्छा हो जाता है। सो पोएट इन्हीं दो एग्जांपल से लोगों का स्टीरियोटाइप या फिर कह सकते हो अंधविश्वास या फिर सुपरस्टिशन को ब्रेक करने का काम करते हैं। ये वाले पार्ट को ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है ना तो यहीं से आएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में जो पोएटिक डिवाइसेस है उन्हें कैसे पहचानना है। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। हाँ, लाइक तो कर ही देना, नए हो गए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो, हमारे जो सबसे पहला वाला पोएटिक डिवाइसेस है ना वो है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है अच्छे से बताता हूं तुम लोग को, ठीक है? पीछे आने दो। ओके, तो पेन को एक्टिवेट किया जाए एंड यहाँ पे देखो क्रो और स्नो, कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है तुम लोग को लास्ट लेटर में। दोनों के लास्ट लेटर सेम है, इवन लास्ट के 2 लेटर सेम है ना? तो अगर मैं क्रो को ए लेता हूं तो इसको भी ए ले लूंगा, क्योंकि दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, लास्ट के 2 लेटर। अब यहाँ पे देखो मी और ट्री, यहाँ पे लास्ट के 1 लेटर सेम है ना? ई और ई थोड़ा सेम साउंड कर रहा है, तो मैं इसको भी बी ले लूंगा, इसको भी बी ले लूंगा। तो इस 4 लाइन से हमारा क्या निकला? पहले निकला ए, फिर निकला बी, फिर निकला ए, फिर निकला बी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ए बी। तो ये हमारा पहला 4 लाइन का राइम स्कीम हो गया, ठीक है? अब हम लोग आगे भी देख लेते हैं, क्यों छोड़ना, ठीक है? थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा
बट कंप्लीट होगा। अब ये देखो, ये है तुम्हारा हर्ट और ये है पार्ट, तो यहाँ पे आरटी आरटी लास्ट के दो लेटर सिमिलर है, ठीक है, सेम साउंड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सी ले लेता हूँ तो ये भी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ए बी इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि मैं पहले ही ए बी ले चुका हूँ, तो इसलिए इसको मैं सी ले रहा हूँ, इसको सी ले रहा हूँ। अब मूड और र्यूड लास्ट का एक लेटर सेम है, तो इसको मैं डी ले लूंगा, इसको डी ले लूंगा, तो फिर इस 4 लाइन से हमारा निकलेगा सी डी सी डी। तो हमारा टोटल क्या निकला, चलो देख लेते, इधर ही देख लेते, ए बी सी डी, राइट, ये निकला। तो यही हमारा राइम स्कीम होता है। अगर तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाए तो सिंपली लिख देना। ओ माय गॉड, मेरे बाल का क्या हो रहा है। एलिट्रेशन बहुत ही इजी सा चीज होता है। जब एक ही सेंटेंस के अंदर तुम्हारा 2 लेटर रिपीट होना तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो एच एच रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एस एस रिपीट हो रहा है, तो ये तुम्हारा एलिट्रेशन हो जाए। अब देखो अगला आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब तुम कोई एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हो तो वो मेटाफर हो जाता है। और अगर लाइक और एज जैसे वर्ड दिए हुए हैं ना बीच में, कोई वर्ड के बीच में, कोई सेंटेंस के बीच में, तो उसको तुम डायरेक्ट मेटाफर बोल सकते हो। लेकिन इस पोएम में जैसे डस्ट ऑफ स्नो दिया हुआ है, तो तुम्हारा स्नो को डस्ट से कंपेयर किया गया है, राइट, तो ये तुम्हारा मेटाफर हो जाएगा। अब आते हैं हमारे अगले पे, ये 6 कैसे आ गया, 1 2 3, उसके बाद 6 कैसे, ओ अगले पेज में, ठीक है। तो अब आते हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब तुम्हारा वॉवेल साउंड रिपीट होता है किसी एक सेंटेंस में तो उसको एसोनेंस कहते हैं। जैसे ये वाला लाइन देख सकते हो, सुक डाउन ऑन मी। अब तुम लोग कहो कि वॉवेल क्या होता है, ये मत पूछना यार, AEIOU, ठीक है, इसको वॉवेल बोलते हैं। इसमें से कोई भी एक तुम्हारा लेटर अगर एक सेंटेंस में रिपीट होता है, साउंड मतलब उसका साउंड रिपीट होता है, तो उसको हम लोग एसोनेंस कहते हैं। जैसे सुक डाउन ऑन मी में ओ ओ ओ हो रहा है ना, साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग एसोनेंस कहेंगे। अगला आता है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है, अगर तुम कोई भी पोएम में नोटिस करोगे ना, तो जब भी एक लाइन से दूसरे लाइन में जाते हैं एक पोएम के अंदर, तो हम लोग बीच में एक पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं। तो अगर किसी केस में हमें वो पंक्चुएशन मार्क ना यूज करना पड़े तो उसे इंजैम्पमेंट कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो तुम लोग इस पोएम को देख लो, ठीक है, कहा गया। इस पोएम में तुम लोग देख सकते हो, जब भी एंड हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं कर रहे हैं, लाइक कॉमा ऐसा ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो पूरा पोएम है ना, तुम लोग देख सकते हो पूरे पोएम में इस 4 लाइन में और इस 4 लाइन में कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। तो ये पूरा का पूरा पोएम ही इंजैम्पमेंट लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर आ जाएगा। ओके, तो अब आते हैं हमारे लास्ट चीज के अंदर, जो कि है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मतलब पोएम के अंदर अगर कोई भी चीज को एज अ सिंबल हम यूज करते हैं, जैसे इसमें क्रो का यूज किया गया है, हेमलॉक ट्री का यूज किया गया है, स्नो का यूज किया गया है, तो ये तुम्हारा सिंबोलिज्म के अंदर आ जाएगा। अब अगला आता है हमारा आयरनी। आयरनी का मतलब होता है सार्काज्म का मतलब पता है, अच्छा नहीं भी पता है। आयरनी का मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज जो कि पोएम में इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि क्रो को यूज किया गया है। क्रो तो अनएक्सपेक्टेड चीज है ना, यहाँ पे कोई और सुंदर पंछी का, कोई ब्यूटीफुल बर्ड का यूज कर सकते थे, लेकिन पोएट ने क्रो का यूज किया गया, तो ये एक आयरनी है। ओके, तो इतना ही लिटरेरी डिवाइसेस है, इवन कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही बता दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है देख लो, ठीक है। राइम स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिट्रेशन मेटाफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेंज नहीं हुआ, हाँ, और ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला वाला, इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे मार्क्स लेते आना, उसके बाद मेरे को भूल मत जाना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।